रुक रुक रुक। अगर साइंस स्ट्रीम के किसी भी बच्चे ने इस वीडियो पे डिसलाइक मारा तो विद्या मां तुम्हें श्राप देगी। 5-6 महीने बाद तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आ। पॉल साइंस वाले बच्चों को मैंने फिजिक्स से बहुत पहले बोल रखा था, ठीक है, तो इनको भी बनाने पड़ेंगे। और अगर किसी को कर्स करना ही है तो इस बच्चे को करो, ठीक है। ये बच्चा, इसकी एक तो आइकन देखो, ये क्या होता है। ये पिछले 20-25 दिनों से, ठीक है, पिछले 20-25 दिनों में जितने भी वीडियो, एक तो ये मेरा फर्स्ट व्यूअर है, उसके बाद ये हर बार एक ही चीज बोलता है, पॉल साइंस की वीडियो कब बनाओगे, कब। लेट्स डू सम वार्म अप। ठीक है, सॉरी यार, 3-4 महीने का गैप हो गया, मैं ही नहीं आ पाया, मैं वीडियो नहीं बना पाया। आप में से काफी बच्चों ने कमेंट भी किया, बट लाइफ बड़ी हेक्टिक चल रही है, ठीक है। अब फुल टाइम एजुकेटर तो होनी, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, रोज एक वीडियो भी अपलोड करना होता है। समहाउ सिर्फ इस पूरे बच्चे को, इस अकेले बच्चे को क्रेडिट दे देना, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस, बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी के साथ, ठीक है, इतना मेंटल प्रेशर बना दिया था इस बच्चे ने। तो आर्ट्स वाले बच्चे कृपया इस वीडियो के समाप्त होने के बाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी मेन ऑडियंस यार साइंस और कोडर्स वाले टाइप के बच्चे हैं, और जब वो इस टाइप का मेरा कोई वीडियो देखते हैं, दे आर नॉट वेरी हैप्पी। तो आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज मोटिवेशन कहां से मिलेगा यार ये डालने का, समझ रहे हो। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर 3, द यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब सबसे पहले बात करते हैं यार हेजेमनी क्या होती है, ठीक है। हेजेमनी का मतलब होता है डोमिनेंस, ठीक है, डोमिनेंस ऑफ वन स्टेट ओवर अदर्स, ठीक है, कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है, जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया, और वो जो बाकी के कंट्रीज हैं, चाहे एक कंट्री हो या मल्टीपल कंट्रीज हो या ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो, उनके ऊपर डोमिनेंस दिखाता है, रूल दिखाता है। जैसे कि एक स्टेज के ऊपर एक आदमी खड़ा है और बाकी के सारे उसके नीचे खड़े, ठीक है, तो दिस इज हेजेमनी। अब हेजेमनी वैसे अगर ग्रेजुएशन लेवल पे बात करें तो काफी टाइप की होती है, ठीक है, पर इस बुक में हम ज्यादा टाइप्स के अंदर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सारी चीजों पे बात करते हैं। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के साथ। तो यार ये चैप्टर स्टार्ट होता है 3 बच्चों के साथ, आयशा, जाबू और एंड्री, ठीक है। इन तीनों बच्चों की कुछ कुछ कहानी बता रखी है, जो कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसमें 3 सिटीज के नाम लिख रखे हैं, ठीक है। बगदाद जो कि इराक की कैपिटल है, ठीक है। अब ये 3 चीजें दे रखी हैं यार, अगर आप आर्ट्स का कोई भी चीज पढ़ते हो, स्पेशली अगर आप पॉल साइंस पढ़ते हो, ठीक है, तो जो भी सिटी दे रखी है ना, मेक श्योर आप उसे मैप में देखो। अब क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैप मैं ही दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो बगदाद कैपिटल ऑफ इराक है यार, ठीक है, मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। सेकंड, दुर्बन, ये कैपिटल नहीं है, पर ये साउथ अफ्रीका की एक सिटी है, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात नहीं हो रही, ठीक है, ये अफ्रीका है, ठीक है, ठीक है, दिस इज अफ्रीका, और इसके यहाँ पे सबसे नीचे ये जो कंट्री है, दिस इज साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो काफी लोगों को लगता है साउथ अफ्रीका पूरे कॉन्टिनेंट, नहीं नहीं नहीं, इट्स अ कंट्री जिसके अंदर एक सिटी डरबन है। थर्ड एंड्री है, वो पर्थ सिटी में रहती है। पर्थ कहां है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की एक कोस्टल सिटी है, ठीक है। मैप में तीनों चीजें देख ली, थोड़ी फील आती है। तो चैप्टर में जंप करने से पहले सबसे पहले आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं यार। अब ये हिस्ट्री चैप्टर 1 और 2 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट 2 मिनट लगेंगे, थोड़ी फील आ जाएगी हमें। वर्ल्ड वॉर 2 हमारा 1939 से 1945 था। अब 19 जब 39 था तो ये 7 लोग थे जिनको वर्ल्ड का डॉन बनना था, जो कहते थे भाई हम हैं जो हैं, हमें कॉन्कर करनी है वर्ल्ड। अब अलाइज और एक्सिस के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था वो हुआ था, ठीक है, इनके बीच में लड़ाई हुई थी, ये 2 गुट बन गए थे, ठीक है यार। अब मैंने प्रॉपर ये अपने प्रीवियस वीडियोस में समझा रखा है। अब एक्सिस जो पावर है वो हार गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है। जापान के ऊपर तो न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिए गए थे, जर्मनी जो हिटलर था उसको घेर के मारा गया था, इटली को भी घेर के मारा गया था, ठीक है। तो ये जो 3 लोग हैं इनकी कहानी खत्म हो गई थी, और यहां पे जो ये 4 कंट्रीज बचे हैं, इसमें जो ब्रिटेन और फ्रांस है, ये लोग जीत गए थे, ठीक है, ये जीतने वाली पार्टी के हैं। पर एक होता है ना घायल शेर, शेर जीत तो गया पर शेर घायल बहुत है, ठीक है। इनके डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, ये सीधे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में बीच में जर्मनी के साथ इनके डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, जिसकी वजह से घायल हो गए थे, तो ये भी रेस के बाहर हो गए थे। तो मतलब इस वर्ल्ड वॉर 2 में से यूएसए और यूएसएसआर बच के आए। तो ये अब पूरी वर्ल्ड के इकलौते 2 डॉन थे, ठीक है, एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। अब जब 2 डॉन होते हैं तो उनके बीच में वॉर तो होना ही है, कि मैं बड़ा मैं छोटा। तो वही हमारा चैप्टर 1 था, कोल्ड वॉर, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, हमने सब कुछ डिस्कस किया था। पर 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, यूएसएसआर क्या है? रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज,
ये जब इसके टुकड़े टुकड़े हो गए 1991 में, तो यूएसए ने कहा ये अब मैं इकलौती पावर हूं। ऐसा नहीं हुआ था यार कि यूएसए यूएसएसआर के रास्ते से हटते ही इकलौता राजा बन गया था पूरी वर्ल्ड का, ये नहीं हुआ था, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब 1945 बैक इन 1945 जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, जब यूएसए ने जापान के ऊपर बम वगैरह फोड़े थे, न्यूक्लियर बम फोड़े थे, तब से ही एक हेजेमनी शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। एक फुल फ्लेज्ड हेजेमनी नहीं हुई थी, बट हेजेमनी शुरुआत हो गई थी। भाई अभी तुमने किसी के ऊपर न्यूक्लियर बम फोड़े तो तुम्हारा ऑब्वियसली वर्ल्ड के ऊपर खौफ है। पर ऐसा भी नहीं हुआ था कि 1991 जैसे ही यूएसएसआर पिक्चर से हटा तो फुल फ्लेज्ड हेजेमनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। एक तरफा राज 1991 में भी शुरू नहीं हुआ था, उसके बाद ग्रेजुअली ग्रिप बनी है, और उसी के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं यार, वो है इन्वेजन ऑफ कुवैत, या फिर फर्स्ट गल्फ वॉर भी इसे बोलते हैं। 1990 में हुआ था ये। अब यार ये जो बोर्ड पे अभी जो कुछ भी लिखा है ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा दे रखा है। मैं आपको यहाँ पे इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। अब आपको अगर सीधा आगे जंप करना है तो मैं आपको टाइम बता दूंगा, सिर्फ एनसीईआरटी वाला पढ़ना है तो जंप कर लो। बाकी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री जानने में, वो बने रहो। मेरा मानना यह है यार कि अगर पॉलिटिकल साइंस में आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पता चल जाती है ना पहले की, तो वो इंटरेस्टिंग बन जाती है, ठीक है। एनसीईआरटी में कोई चीज एक्सप्लेन नहीं कर रखी होती, ठीक है, कि कुवैत कहां पर है, ईरान कहां पर है, इराक कहां पर है। ये मैंने आपको थोड़ा मैप भी बना के दिखा दिया। लड़ाई क्यों हो रही थी इनके बीच में, क्यों, मतलब आपको वो जब क्यों पता चल जाता है, एक मजा आता है। जब आप बहुत सारी चीज पढ़ लेते हो ना, ठीक है, तो फिर वो आपको वो छोटी सी चीज रटनी नहीं पड़ती, वो चीज आपको समझ में आ जाती है, उसका लॉजिक। आप देखो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नीचे कहीं इंडिया आएगा, ऊपर यूरोपियन कंट्रीज है हमारी, ये इराक है, ये ईरान है, ये कुवैत है, ये सऊदी अरेबिया है, ये इजराइल है। तो अब इराक का प्रेसिडेंट यार सदाम हुसैन था, ठीक है। ये 1979 से 2003 तक सदाम हुसैन यहाँ का प्रेसिडेंट था, और ये इकलौता बंदा है जिसे इराक की बर्बादी का जिम्मेदार कह सकते हैं हम, ठीक है। इसकी वजह से इराक बर्बाद हो गया था, इसके 24 साल की राज की वजह से, ठीक है। अब क्यों बर्बाद हुआ था, इसके कुछ रीजंस आपको बताता हूं। 1980 से 1988 के बीच में इराक और ईरान के बीच में वॉर हुआ था। इराक और ईरान के बीच में वॉर हुआ था, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज को बहुत इकोनॉमिक लॉस हुआ था, ठीक है। करीबन करीबन $100 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस, बहुत बड़ी अमाउंट है $100 बिलियन। अब सदाम हुसैन ने अपने लोगों को खुश रखने के लिए उनके सामने ये बोला कि ये जो हमें इकोनॉमिक लॉस हो रहा है ना, ये लड़ाई की वजह से नहीं हुआ था, ये इकोनॉमिक लॉस हमें सऊदी अरेबिया और कुवैत की वजह से हुआ है। क्यों? क्योंकि कुवैत है ना, वो क्रॉस ड्रिलिंग ऑफ ऑयल कर रहा है। मतलब अब यार आपको पता होगा कि इराक, ये जितने भी नेशंस हैं, यहाँ पे ऑयल बहुत ज्यादा मिलता है, पेट्रोलियम जो है वो, पेट्रोल डीजल जितने भी आपके ऑयल प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो इराक ने ब्लेम लगाया कि ये जो कुवैत है, ठीक है, इसने यहाँ पे अपने कुछ बॉर्डर पे ऑयल फील्ड्स लगा रखे हैं और ये क्रॉस ड्रिलिंग करते हैं और इराक का ऑयल निकाल के बेच रहे हैं मार्केट में, जिसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है। सेकंड ब्लेम इन्होंने ये लगाया कि जो कुवैत है, ठीक है, इनकी एक लिमिट इनको असाइन की जाती है कि इससे ज्यादा आप ऑयल प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसने, कुवैत ने अपनी ऑयल प्रोडक्शन की लिमिट एक्सीड करी। एक्स्ट्रा तेल जब मार्केट में आया तो उसकी प्राइस नीचे हो गई, जिसकी वजह से इराक को भी अपना तेल सस्ते प्राइस पे बेचना पड़ा, और इस कारण इराक को हर साल $1 बिलियन का लॉस हो रहा था, ठीक है। तो ये सदाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर ब्लेम लगाया। और जब यार इराक और ईरान का वॉर चल रहा था ना इस दौरान, तो इराक को यूएस सपोर्ट कर रहा था। इराक वाज सपोर्टेड बाय यूएस। अब इस चीज का बेस बनाते हुए या इस चीज का फायदा उठाते हुए इराक ने कुवैत को ब्लैकमेल करा 1990 में और कहा कि अगर तुम मेरे को हर्जाना नहीं भरोगे, ठीक है, अगर आप मेरे को पेमेंट नहीं करोगे, जो भी मेरे को लॉसेस हुए इनके पेमेंट नहीं करोगे, मैं आपके ऊपर अटैक कर दूंगा, ठीक है। और इसने अपनी आर्मी वगैरह कुवैत के बॉर्डर पे भेज दी थी इराक ने, जिसकी वजह से कुवैत ने डर के एक टेबल कॉन्फ्रेंस करी और डिसाइड हुआ कि $10 बिलियन, ठीक है, कि कुवैत इराक को $10 बिलियन रुपए देगा, ठीक है। बट फिर फाइनली कुवैत ने इराक को बस $9 बिलियन दिए, $1 बिलियन कम दिया। अब इराक को, जब इन दोनों का वॉर चल रहा था इराक और ईरान का, तब कुवैत ने इराक को $14 बिलियन दिए थे, $14 बिलियन। तो इराक चाहता था कि वो $14 बिलियन उसे वापस ना करना पड़े, ठीक है। तो वो 10 बिलियन भी नहीं चाहता था, वो $14 बिलियन चाहता था। और जब ये बात नहीं हो पाई तो सदाम हुसैन को आया गुस्सा और उसने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया। तो 2 अगस्त 1990 को कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया। अब इराक की यार उस टाइम 4th लार्जेस्ट आर्मी थी,
ठीक है। और कुवैत बेचारा छोटा सा, 2 दिन के अंदर पूरा कुवैत साफ कर दिया, ठीक है। और ये सारे के सारे लोग यहां सऊदी अरेबिया में रेफ्यूजी बन के आ गए। अब सऊदी अरेबिया ने क्या करा, सऊदी अरेबिया अपने गॉड फादर के पास गया, गॉड फादर अपने डॉन के पास गया, और सऊदी अरेबिया का गॉड फादर था यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स के पास जाके बोला कि आप प्लीज इराक को समझाओ, क्या अपनी उस लेवल पे लेके आओ उसको। अब आपके यहां पे दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो कि इराक को सपोर्ट कर रहा था ईरान इराक वॉर में, वो सऊदी अरेबिया को क्यों हेल्प करेगा। अब ध्यान से सुनो यार, यूनाइटेड स्टेट्स इराक का कोई भाई, बड़ा भाई नहीं था, ठीक है। वो कोई प्यार वगैरह नहीं था उसको इराक के साथ। इराक को वो इसलिए सपोर्ट कर रहा था क्योंकि ईरान है ना, इट वॉज सपोर्टेड बाय यूएसएसआर, इसके पीछे यूएसएसआर था, ईरान यूएसएसआर के खेमे का था, और यूएसएसआर और यूएस में तो भिड़ंत है, ठीक है। तो यूएस ने कहा अच्छा उसके पीछे यूएसएसआर है, मैं तेरे पीछे आ जाता हूं, बस इतना ही भाईचारा था। पर जब सऊदी अरेबिया ने हेल्प मांगी, ठीक है, तो ये यहां से हटा, ठीक है, कोई भाईचारा वगैरह नहीं है। और यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, ठीक है, 1990 में लॉन्च करा, ठीक है। अब एनसीईआरटी में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लिख रखा है, वो अलग है इससे, ठीक है, वो 1991 में हुआ है। शील्ड मतलब कि अभी हम बस डिफेंस करेंगे, स्टॉर्म मतलब अटैक करेंगे, ठीक है, 2 अलग ऑपरेशन थे ये, एनसीईआरटी में सिर्फ बाद वाला बता रखा है। अब जब ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड हुआ यार, तो उसमें यूएसए ने 4 लाख सोल्जर भेजे और अपने एयरक्राफ्ट वगैरह भी भेजे, शिप्स वगैरह भी भेजे, और सऊदी अरेबिया और कुवैत के जो बॉर्डर्स थे, ठीक है, इनको सेफ गार्ड करा। और यूनाइटेड नेशन जो था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो था उसने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया इराक के ऊपर। अगर तुमने इतना एक्स्ट्रा सुना है कृपया जाके लाइक दबा दो, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। अब आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बाद यार और भी काफी सारी वार्तालाप हुई थी यार बीच में उन लोगों के। इराक ने कुछ विश लिस्ट दे दी थी अपनी कि भाई मेरे को ये सारा चीज चाहिए, और कुछ ऐसी बातें भी बोली थी कि इजराइल जब तक फलस्तीन से अपनी आर्मी वगैरह नहीं हटाएगा तब तक मैं भी अपनी आर्मी कुवैत से नहीं हटाऊंगा। प्लस इराक ने, जो कि इराक में अमेरिकन लोग रहते थे, यूएस के लोग रहते थे, उन लोगों को भी अपना हॉस्टेज बना लिया था और कहा था कि जब तक आप मेरी मांग पूरी नहीं करोगे मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स वाज लाइक कि अबे भाग जा, बहुत मारूंगा पकड़ के, अभी तो टाइम है तेरे पास। यूनाइटेड स्टेट्स का ये एटीट्यूड था, उसने कोई भी मांगी वगैरह नहीं मांगी। यूनाइटेड नेशंस का भी यार वही एटीट्यूड था कि भाग जा, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। तो उसने वही टाइम दिया कि 17 जनवरी 1991 तक का इराक को टाइम दिया अपनी फोर्सेस पीछे लेने का, और बोला भाग जा नहीं तो बहुत चप्पल मारूंगा। पर इराक तो शैतान बच्चा था, उसको बहुत दिनों से पिटाई मिली नहीं थी, तो उसने कहा मैं तो पीछे जाऊंगा नहीं। फिर 17 जनवरी डेट आ गई और यूनाइटेड नेशंस ने, अब देखो यार, ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च कर दिया। अब ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, अब ये आगे वाला पार्ट सारा का सारा एनसीईआरटी का है, ठीक है। अब ये डेट भी एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, पर मैंने आपको इसलिए दिखाई कि ये लगभग करीबन 1 महीने का ऑपरेशन हुआ था। 28 फरवरी तक इसलिए चला क्योंकि 28 फरवरी को सद्दाम हुसैन ने सरेंडर किया था, बट असलियत में 17 को ये स्टार्ट हुआ था और 18 जनवरी तक सद्दाम हुसैन की पूरी आर्मी की बैंड बजा दी थी, मतलब सफाई कर दी थी, ठीक है, सिर्फ 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो जब ये हुआ क्या था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में, लगभग 6,60,000 ट्रूप्स आए थे, ये एनसीईआरटी के स्टैट्स हैं, रट लेना, ठीक है। 34 कंट्रीज से आए थे। अब देखो यार, यूनाइटेड नेशंस ने ये भेजे हैं ट्रूप्स, ठीक है, तो इसमें 34 कंट्रीज से सारे लोग आए हैं, बट 75% इसमें यूनाइटेड स्टेट्स से आए थे। एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देता हूं कि जॉर्ज बुश ने उस टाइम फिर ऑर्डर भी दिया था, हर कंट्री के पास अपना यार एक रिजर्व बैंक होता है सोल्जर्स का, ठीक है, वो आर्मी में होते नहीं, पर जैसे ही कुछ युद्ध वाली स्थिति होती है तो वो कंट्री उन्हें कहता है कि भाई आप आ जाओ, अब हमें जरूरत है। तो अपना रिजर्व बैंक जो था इन्होंने वो भी यूज करा सोल्जर्स का, और यहाँ पे ट्रूप्स भेजे। 75% यूनाइटेड स्टेट्स के थे, और ये जो पूरी आर्मी थी, ठीक है, ये किसकी लीडरशिप में थी? ऑब्वियसली एक यूनाइटेड स्टेट्स का ही एक जनरल था, और उनका नाम था नॉर्मन स्वॉर्ज़ॉफ, ठीक है। अब ये नाम याद रख लेना, इसे स्वॉर्ज़ॉफ बोलेंगे, ठीक है, पी आपका साइलेंट है। अब जब ये वॉर हुआ और इन्होंने देखा 1-2 दिन के अंदर पूरा इराक की आर्मी समेट दी, जो कि 4th लार्जेस्ट आर्मी थी, और पूरी वर्ल्ड को पता चला यार कि एक टेक्नोलॉजिकल गैप है यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी सारे स्टेट्स के बीच में। मतलब वो जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे अपने वेपन्स में, मतलब वो बैठे बैठे गेम्स की तरह, मतलब स्मार्ट बॉम्ब्स यूज कर रहे थे, एक कंप्यूटर में बैठ के सारे बॉम्ब्स इधर उधर से भेज दिए, पूरी वर्ल्ड पे टेलीकास्ट हो रहा था, ठीक है, कि कैसे डिस्ट्रक्शन हो रही है इराक की। मतलब सबको एक वीडियो गेम की तरह लग रहा था कि भाई डिस्ट्रक्शन हो रही है, वो अपने तो पूरी टेक्नोलॉजिकल जो गैप था वो वर्ल्ड को पता चला, ठीक है। तो जैसे 1945 में जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब डाले थे, तब एक हेजेमनी सी आई थी,
जब यहाँ पे ये स्मार्ट बॉम्ब्स वगैरह यूज किए, जब एक टेक्नोलॉजिकल गैप दिखा, तब थोड़ी और हेजेमनी आई, लोगों को पता चला कि भाई ये तो अलग ही लेवल पे पहुंच रहे हैं यार, हम तो अभी ऐसे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, ये प्रोफेशनल हो गया है। तो वो वाली चीज हो गई थी यार। और सबसे काम की बात चीज बताऊं, मतलब जब भी वॉर वगैरह होता है ना, जैसे इराक का $100 बिलियन का लॉस हुआ, ठीक है, सबके लॉस होते हैं, पर यूनाइटेड स्टेट्स ने वॉर से भी प्रॉफिट निकाला, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इसने जर्मनी, जापान, अब इसने देखो यार मेजॉरिटी इसने अपनी आर्मी भेजी है, तो ये बाकी लोगों से पैसे लेगा, बाकी कंट्रीज से जिन्होंने इतनी आर्मी नहीं भेजी, जर्मनी, जापान, सऊदी अरेबिया, ठीक है, जिनकी प्रोटेक्शन वगैरह के लिए आर्मी जा रही है, कि भाई पैसे दो मेरे को, मैं ऐसे थोड़ा ना तुम्हारी प्रोटेक्शन कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि इसने पैसा इतना ले लिया और उतने तो इसके लोग यूज नहीं हुए, तो मतलब ही फाइनली मेड अ प्रॉफिट आउट ऑफ ऑल दिस, ठीक है। तो इसे कहते हैं यार खेल जाना। अब यार यहाँ पे मैंने आपका थोड़ा प्रेसिडेंट्स का लिख रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले जॉर्ज H.W. बुश थे इस टाइम में, उसके बाद क्लिंटन एरा भी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 1992 से 1996 तक क्लिंटन का टाइम था, और उसके बाद दोबारा जॉर्ज W. बुश आ जाते हैं, ठीक है। अब ये इनके बेटे हैं, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, ये इनके बेटे हैं, ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं और ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं।